जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं दी पब्लिक इंडिया में, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नई लीडरशिप, नया नेतृत्व, जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व है, ये न केवल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को निपटाता है, बल्कि कांग्रेस के जमे जमाए पुश्तैनी कांग्रेसियों को निपटाता है। और एक एक करके उन सारे कांग्रेसी नेता जो या तो सीबीआई ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, या प्रलोभन की वजह से आए थे, या कुछ धन का मसला था, या कोई सीडी थी या वीडियो थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस वजह से भी वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और जमे जमाए लोग थे कांग्रेस के, उसके बारे में आज मैं सोच रहा हूं आपसे बात करूं। एक एक करके हम बात करते हैं। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे अशोक चव्हाण। जब वहां पे सरकार बनी थी शरद पवार जी की और कांग्रेस की, और कांग्रेस को निर्णय लेना था कि पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाएं या अशोक चव्हाण को बनाएं, तो उन्होंने अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री बनाया था। और जो अशोक चव्हाण हैं, ये बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र के नेता, जिन्होंने कांग्रेस की नींव महाराष्ट्र में बहुत मजबूत की, यशवंतराव चव्हाण के पुत्र हैं। और कांग्रेस के 40-50 साल, मतलब एक खानदानी उनका रिश्ता रहा कांग्रेस से। और उनपे एक आदर्श सोसाइटी का मसला था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने उनपे आरोप लगाया था कि उन्होंने जो विधवा सैनिकों की पत्नियों के लिए सोसाइटी के लिए लैंड एलोकेट कराई थी, उसमें अपने परिवार के लोगों को बहुत सारे फ्लैट्स दिलाए थे। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, और अशोक चव्हाण उसमें फंसते चले जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस में उनको पूरा सम्मान मिल रहा था, और कांग्रेस के अंदर उनके खानदान का जो समर्पण कांग्रेस के प्रति रहा, उसका प्रतिकार उनको मिल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी चले गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी चले गए तो भारी बात है। जब बड़ा नेता छोड़ के जाता है एक पार्टी को दूसरी पार्टी में, तो उसके बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता भी उसके साथ जाते हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं को तो ये आशा होती है, ये अपेक्षा होती है कि जब मेरा बड़ा नेता दूसरी पार्टी में जाएगा और सत्ता पक्ष में जाएगा, तो न केवल मेरे नेता को बहुत कुछ मिलेगा, मुझे भी कुछ मिलेगा। मुझे भी विधायकी मिलेगी, मुझे भी कॉर्पोरेट का मिलेगा, मुझे भी सम्मान मिलेगा, मुझे भी चीजें मिलेंगी। तो अशोक चव्हाण जो नांदेड़ के बहुत बड़े मराठा लीडर हैं, उनके साथ बहुत सारे वहां के कॉर्पोरेटर्स और लोग जो है अशोक चव्हाण के साथ भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, और कांग्रेस के साथ अपना जो पुराना संबंध था उसको तोड़ दिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की चतुरता, भारतीय जनता पार्टी की चालाकी। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक चव्हाण को तो राज्यसभा पहुंचा दिया। इसके बावजूद कि जो आरोप वो अशोक चव्हाण के खिलाफ लगाते थे कि विधवाओं के जमीन पर जो फ्लैट्स बनने थे और जो विधवाओं को मिलने थे सैनिकों के, उसके फ्लैट्स उन्होंने अपने परिवार वालों को आवंटित कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई संकोच नहीं हुआ कि अशोक चव्हाण को उन्होंने राज्यसभा भेजा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से। अच्छा चलिए, अशोक चव्हाण तो राज्यसभा पहुंच गए, तो उनके साथ जो हजारों कार्यकर्ता और कॉर्पोरेटर्स गए थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से निष्ठा तोड़ कर गए थे, उनको भी आशा थी कि अब अशोक चव्हाण साहब को बहुत सम्मान मिलेगा और उनके साथ साथ हमको भी कुछ मिलेगा। अब जब वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, अच्छा, नांदेड़ का जो चुनाव हुआ, और नांदेड़ जो अशोक चव्हाण का गढ़ था, वहां से नांदेड़ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया। इसका मतलब जो अशोक चव्हाण इतने टॉलेस्ट लीडर माने जाते थे कांग्रेस के अंदर, उनका प्रभाव खत्म हो गया और उनका कैंडिडेट जिसको उन्होंने सपोर्ट किया था हार गया। लेकिन हाँ, अशोक चव्हाण ने इतना जरूर किया कि जब वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी गए, तो उन्होंने कोई सोनिया जी के खिलाफ या राहुल जी के खिलाफ या इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया और झूठ नहीं बोला, जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा
जिनका भी 35-40 साल का संबंध था कांग्रेस से और जिन्होंने राजनीति ही कांग्रेस से शुरू की थी, और जिनकी मात्र एक शिकायत थी कि वहां पे तरुण गोगोई जो मुख्यमंत्री कई साल से थे उन्हें हटा दिया जाए और उनको वहां का मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना दिया जाए, जिसके लिए राहुल गांधी तैयार नहीं हुए, तो उस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी गए। लेकिन जिस प्रकार के आरोप उन्होंने राहुल गांधी पे लगाए वो शर्मनाक थे। वो ऐसा लगता था कि आदमी किस प्रकार का व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और इतने सफाई से। लेकिन उन्होंने, चलिए मुद्दा ये है, उन्हें तो चलिए चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई, नॉर्थ ईस्ट का उनको चार्ज मिल गया, तो उन्हें तो उनकी जो गद्दारी थी उसका फल मिल गया। लेकिन अशोक चौहान का राजनीतिक जीवन खत्म। राज्यसभा में हैं, 6 साल रहेंगे और न कांग्रेस में जा सकते हैं, न भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई भविष्य है। उनके जो कार्यकर्ता हैं लोग उनको उलाहना देते हैं कि भाई आप तो बन गए, आप तो राज्यसभा मेंबर बन गए, पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, हमारा क्या, हम आपके साथ क्यों आए थे, और आपको कोई मंत्री पद भी नहीं मिला और कुछ नहीं मिला, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। इसी प्रकार से कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बिल्कुल बहुत पुराने यूथ कांग्रेस एनएसयूआई प्रेसिडेंट, और उनके पिता भी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वही 40-50 साल का जीवन। भारतीय जनता पार्टी ने अब उनका पपलू बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन से कहा कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाओ, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के विधायक ज्यादा थे, अच्छी कंफर्टेबल मेजोरिटी थी, और बीजेपी के पास बहुत कम विधायक थे, कुछ इंडिपेंडेंट विधायक थे। तो उन्होंने हर्ष महाजन से कहा कि तुम अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाओ तो हम तुम्हें राज्यसभा का टिकट दे देंगे। तुम कांग्रेस के विधायक, क्योंकि कांग्रेस में इतने साल रहे हो, तुम्हारे पिताजी रहे, तुम्हारे संबंध रहे, तुम्हारे कहने पे कांग्रेस ने कुछ विधायकों को टिकट दिया होगा, तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें राज्यसभा लड़ाएंगे। अगर भैया हार गए तो तुम जानो, क्योंकि तुम्हारा इसका हमारे प्रभाव नहीं है, और अगर जीत गए तो तुम्हारा भाग्य है। हर्ष महाजन ने उनकी बात मान ली और भारतीय कांग्रेस को धोखा देके, धता बताते हुए, अपने 40-50 साल के पारिवारिक संबंधों को कांग्रेस से छोड़ते हुए, वो, जबकि इसके बावजूद कि वहां कांग्रेस की सरकार थी और सुक्खू जी से उनकी कुछ अदावत भी है, तो इसकी वजह से सुक्खू जी को छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। चुनाव हुआ, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पाला बदला, उन्होंने वोट दिया महाजन जी को, कुछ इंडिपेंडेंट्स ने भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, और अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन के बीच में टाई हो गया, दोनों को बराबर वोट मिले, और वहां पे टॉस से निर्णय हुआ, और टॉस से निर्णय हर्ष महाजन की किस्मत बुलंद रही और वो राज्यसभा पहुंच गए। अभिषेक मनु सिंघवी नहीं पहुंचे, लेकिन अब तेलंगाना से हर्ष महाजन भी, ये अभिषेक मनु सिंघवी भी निर्विरोध वहां पे राज्यसभा चुने गए हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी को मिल गया, लेकिन हर्ष महाजन को उनके धोखे की कीमत तो मिल गई, राज्यसभा तो पहुंच गए। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो विधायक उनके साथ गए थे, कांग्रेस के विधायकों ने जिन्होंने उनके लिए वोट किया था, और क्योंकि वो उन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया था, तो स्पीकर महोदय, जो ऑब्वियसली कांग्रेस बैकग्राउंड के थे, निर्णय लिया और उनके इलेक्शन को निरस्त कर दिया, और दोबारा इलेक्शन हुए, और ज्यादातर सीटें जो है वो कांग्रेस जीत गई, और जितने इंडिपेंडेंट जिन्होंने हर्ष महाजन का साथ दिया था वो हार गए। अब इंडिपेंडेंट्स, ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो हार गए, इंडिपेंडेंट्स भी कई हारे। तो अब मुश्किल ये हुई कि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट जो हर्ष महाजन को राज्यसभा बनाने के लिए, सदस्य बनाने के लिए, तो कांग्रेस से उन्होंने धोखा नहीं किया था, जबकि कुछ ही महीने पहले इलेक्शन हुआ था, और कई तो ऐसे थे जिन्होंने बड़े दिग्गज बीजेपी के नेताओं को हराया था, और उन्हीं कैंडिडेट्स को जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन उनमें ज्यादातर हार गए। अब उनका भी राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। हर्ष महाजन के साथ जो लोग गए थे, अब वो हर्ष महाजन से पूछते हैं कि भाई तुमने तो राज्यसभा का तुम्हें मिल गया हमारे धोखे की वजह से, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, हमारा तो राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। अगर हम कांग्रेस में रहते, वहां सरकार थी और केंद्र सरकार भी अब थोड़े दिनों में बदलने वाली है, तो हमारा जीवन सुधरता, भविष्य भी खत्म हो गया, वर्तमान भी खत्म हो गया, और जो भूतकाल था वो तो खत्म हो ही गया। ये वहां पे हुआ। अच्छा, यही रवनीत सिंह बिट्टू के साथ पंजाब के अंदर हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू के भी पिताजी, उनके बाबा जी पूरे कांग्रेसी बैकग्राउंड, और बल्कि महेंद्र सिंह साहब जो वहां के मुख्यमंत्री थे, अशोक चौहान के पिताजी मुख्यमंत्री थे, अशोक चौहान भी मुख्यमंत्री थे,
तो बिट्टू साहब जो थे वो कांग्रेस के जमे जमाए नेता थे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस, और उनका जीतना अगर कांग्रेस में रहते तो 100% पक्का था। लेकिन वो भी प्रलोभन में आ गए, उनपे भी एक मछली पकड़ने वाला कांटा डाला और उसमें वो फंस गए और वो भी बीजेपी की तरफ आ गए। खैर चलिए, मोदी जी ने उन्हें तो कुछ दिया, उन्हें मंत्री बना दिया, जबकि वो लोकसभा का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से लड़े तो हार गए। जो नहीं हारते अगर कांग्रेस में रहते वो हार गए, लेकिन मोदी जी ने चलिए उनको मंत्री बना दिया और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। तीसरी चौथी पंक्ति पे भी वो बैठते हैं, आप देखते हैं टॉल से हैं, दिखाई पड़ते हैं। और राज्यसभा में उनको भेजा, जैसे अशोक चौहान को भेजा वैसे उनको भी राज्यसभा भेज दिया, हर्ष महाजन को भेजा वैसे उनको भी भेज दिया। लेकिन अब उनके भी समर्थक ये कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ तो आए थे कि हमें भी कुछ मिलेगा, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा। हमारा तो राजनीतिक भविष्य जैसे अशोक चौहान के समर्थकों का खराब हो गया, हर्ष महाजन के समर्थकों का खराब हो गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, राजनीति में तो पार्टिसिपेट करता नहीं, ना मुझे किसी कांग्रेस या बीजेपी या किसी पार्टी से कोई लेना देना है। मैं तो राजनीतिक समीक्षक हूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। लेकिन जब बात ये मुझे समझ में आ रही है कि किस प्रकार से एक बड़े नेता के पीछे जो लोग जाते हैं, उनके समर्थक जाते हैं, काउंसलर जाते हैं, ये पता होते हुए कि अगर ये कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं तो ये तो इन्हें कुछ दे दिया जाएगा जो इनसे वादा किया है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनका भविष्य इधर से भी कटेगा और उधर से भी कटेगा। अब उनका भी मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया। समर्थक अब न कांग्रेस में जा सकते हैं, क्षेत्र के लोग उनको मानते नहीं कि आप तो धोखेबाज के साथ आप गए थे, अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा, इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, पिताजी भी मेंबर पार्लियामेंट, वो भी मेंबर पार्लियामेंट, भाई भी मेंबर पार्लियामेंट। मतलब टीएमसी ने जितना ज्यादा सम्मान शुभेंदु अधिकारी को दिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी उसी फेरे में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और ये कहा गया कि साहब आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, सपने दिखाए गए कि इस बार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पैसा हमारे पास है, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए है, ममता दीदी को दीदी और दीदी कहेंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे और मोदी जी जाएंगे पूरी फिजा बदल देंगे और वो बन जाएंगे शुभेंदु अधिकारी भी। वहां चले गए और ममता बनर्जी के सामने इलेक्शन उन्हीं के क्षेत्र में जाके ममता लड़ी, लेकिन चलिए शुभेंदु अधिकारी उसमें जीत गए। फिर ममता बनर्जी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ी और बड़ी मार्जिन से जीती और वो मुख्यमंत्री पद से हटाने का जो सपना शुभेंदु अधिकारी को दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी खत्म हो गया शुभेंदु अधिकारी के साथ। अब उनके जो कार्यकर्ता गए जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी का साथ दिया, वो भी उनसे ये कह रहे हैं कि महाराज आप तो चलिए नेता बन गए बड़े, आप तो विधानसभा में पहुंच गए, वहां विधानसभा में पहुंचते, बीजेपी वाले भी हमको टिकट नहीं दे रहे और कांग्रेस में हम वापस जा नहीं सकते, तो आपने तो हमारा जीवन भविष्य बर्बाद कर दिया। जैसे रवनीत सिंह बिट्टू के साथ हो रहा है, जैसा अशोक चौहान के साथ हो रहा है, जैसे हर्ष महाजन के साथ हो रहा है, वही शुभेंदु अधिकारी के साथ हो रहा है। इसी प्रकार से जितने भी नेता कांग्रेस, पुराने तपे तपाए नेता जिनको कांग्रेस ने ज्यादा दिया था जितना वो डिजर्व करते थे, क्योंकि कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि जो कार्यकर्ता आपके साथ लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है और जो साधारण परिवार के व्यक्ति हैं वो लड़ रहे हैं आपके लिए, उनको टिकट दीजिए। और इस बार खैर राहुल गांधी ने कहा भी कि हम जो बारात के घोड़े हैं उनको दौड़ा देते हैं और जो दौड़ने वाले घोड़े हैं उनको बारात में नचा देते हैं, ये गलत है। इस बार जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाएगा जो जीत सकते हैं, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता। भगवान करे यही हो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में और बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में, कि जो असली कार्यकर्ता है, जिसने 30-35 साल आपके लिए दिया है, जो सिद्धांतों के साथ आप जुड़ा है, जिसने अपने सिद्धांतों से पिछले 10 साल सारी समस्याओं को झेलते हुए आपके साथ संघर्ष किया है, आप उसके साथ रहे। अच्छा, मेरे को जो आश्चर्य है वो इस बात का है कि अब नए जाल में फंसे हुए हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ के साथी हैं, उनके वयोवृद्ध नेता हैं, अच्छे नेता हैं। जब हेमंत सोरेन जेल गए, उनको जेल भेजा गया जिससे अब उन्हें बेल मिली, बाहर आए, क्योंकि फर्जी केस था तो आप बाहर तो उनको आना ही था, लेकिन 4-6 महीने तो चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बना दिया था, ये सोचते हुए विश्वस्त आदमी हैं और ये हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें धोखा नहीं देंगे। लेकिन चंपई सोरेन, अब कोई भी आदमी कुर्सी में बैठता है तो उसके चाटुकार उसको बताते हैं कि साहब आप हेमंत सोरेन से बेटर हैं, शिबू सोरेन से बेटर हैं, आप ही आदिवासी नेता हैं। अब चंपई सोरेन भी उस फेरे में आ गए, वो भी जाके अमित शाह से मिलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब उससे क्या हुआ कि वहां पे जो अर्जुन मुंडा हैं और
बाकी बड़े आदिवासी नेता हैं झारखंड के, उनको लगा कि भाई हमारी तो लीडरशिप को इन्होंने खत्म कर दिया। बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी में इतने, अर्जुन मुंडा बहुत दिन रहे, बाबूलाल मरांडी अलग गए, अलग पार्टी बनाई, फिर वापस आ गए। तो उनके एक अगेंस्ट आपने एक ऐसे चंपई सोरेन को खड़ा कर दिया जिनके खिलाफ वो लोग हमेशा लड़ते रहे, और चंपई सोरेन उनके खिलाफ लड़ते रहे। अब चंपई सोरेन को लोगों को अगर आप टिकट देंगे तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के लोगों को टिकट कैसे मिलेगा? तो वहां भी आपने बगावत की स्थिति पैदा कर दी। और चंपई सोरेन के साथ था कि भाई 3-4 विधायक शायद टूट जाए, वहां कोई विधायक टूटने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो उनका खुद का इलाका है, जहां उनको टाइगर कहा जाता है, वहां के भी विधायक कांग्रेस के साथ रहे और चंपई सोरेन के साथ नहीं गए, क्योंकि वो देखते हैं कि, जानते हैं कि आदिवासियों के अंदर जो एक अपनी भगवान बिरसा मुंडा की एक आत्मसम्मान की भावना है। तो धोखेबाजों को न महाराष्ट्र के लोग पसंद करते हैं, न झारखंड के लोग पसंद करते हैं। तो ये एक और नए चंपई सोरेन बन रहे हैं, अशोक चव्हाण बन रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू बन रहे हैं, हर्ष महाजन बन रहे हैं, सिंधिया जी बन रहे हैं। और ये जानते हैं इनके साथ क्या होने वाला है, ना इनके कार्यकर्ताओं को कुछ मिलेगा, इनको भी ऐसे ही लटका दिया जाएगा। रस्ते तो उन्होंने पुल तो अपने जला दिए, अब वापस तो जेएमए में जा नहीं सकते, ना वहां उनको सम्मान मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में इनको और इनके लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा। एक विधानसभा का सीट इनको शायद मिल जाए, अब वो जीतते हैं तो जीतते हैं, हार जाते हैं तो इनका राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। वयोवृद्ध आदमी थे, इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, घर बैठ जाना चाहिए था। अब काहे के लिए अपनी, पिछली बार तो गए जब दिल्ली, तो जब लोगों ने पूछा तो कहने लगे नहीं नहीं मैं जहां था वहीं हूं, मैं तो चश्मा ठीक कराने गया था। चश्मा ठीक कराने तो मेरे ख्याल से रांची में भी बहुत चश्मा ठीक कराने वाले होंगे, उसके लिए दिल्ली और खुद लेके जाना, बल्कि किसी आदमी को भेज सकते थे, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने नेताओं को खत्म करती है, शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने किनारे लगाया, वसुंधरा राजे को उन्होंने किनारे लगाया, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह उन्होंने नए नए लोगों को सामने कर दिया। हरियाणा के अंदर जहां बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वहां भी एक सैनी साहब को खड़ा कर दिया, कहीं पर मोहन यादव जी को खत्म कर दिया, कहीं पे भजन लाल शर्मा जी को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार खड़ा कर दिया और पुराने नेताओं को खत्म कर दिया। तो उसी प्रकार जैसे उन्होंने अपने नेताओं की जड़ें काटी, वैसे ही उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की जड़ काट दी। अरे इसके बावजूद अगर लोग भारतीय जनता पार्टी में इस रिजीम के समय जाते हैं और अपना भविष्य न केवल खराब करते हैं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों का भी खराब करते हैं, तो ये एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा तो कृपा करके मुझे बताइएगा कि ये लोग जो जाते हैं, कुछ इनको लॉलीपॉप मिल जाता है, अपनी जो पुरानी निष्ठा है 40-50 साल की, अपने परिवार की निष्ठा है, उसको तोड़ते हैं। और इसके बावजूद, जबकि इनको पता है कि आज की जो हवा है मार्केट की, जो फील्ड की हवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद एक बहुत बड़ी हवा चलेगी। और आज जो ये नया यूपीएस इन्होंने लागू किया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के साथ एक धोखा है, और जिस प्रकार से इन्होंने अग्निवीर लाए हैं, और जिस प्रकार से कंगना रनौत ने इतना वाहियात स्टेटमेंट किसानों के खिलाफ दिया है, जिससे किसी भी एक आदमी का जो किसानी बैकग्राउंड का न भी हो उसका खून खौल जाएगा। इसके बावजूद अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं अपने तत्कालिक लाभ के लिए, और एक बार जेल जाना इन्हें स्वीकार नहीं है। अगर बेईमानी की है तो जेल चले जाओ, परेशानी क्या है? बेईमानी की क्यों थी? अगर आदर्श घोटाले में तुम्हारा नाम था और शुभेंदु अधिकारी जी का भी नाम बड़े बड़े मामले में था, और फिर अजीत पवार जी का भी वही स्थिति है, चले तो गए, अब लौटना भी चाहते हैं एनसीपी में, लौटने में भी मुश्किल हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ युति में रहेंगे तो उनके लोगों को, विधायकों को टिकट भी नहीं मिलना है। तो हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपने लोगों को पपलू बनाया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को लाकर उन्हें तो कुछ दे दिया लेकिन उनके समर्थकों को पपलू बनाया है। तो मेरे ख्याल से जो भी राजनीति में लोग हैं वो मुझसे ज्यादा समझदार होंगे, क्योंकि मैं तो विश्लेषक केवल हूं। और उन्हें इस प्रकार के कदम लगाते समय सोचना चाहिए कि आपके जो विरोधी हैं वो तो विरोधी रहेंगे, लेकिन जो आपके समर्थक थे वो भी अपमान नहीं झेल पाएंगे, वो भी आपका समर्थन छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आपको वेलकम वैसे ही नहीं कर रहे क्योंकि उनका हक आप मार रहे हैं, और कांग्रेस से जो आपके साथ गए थे वो भी आपका साथ छोड़ देंगे और आपका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। चंपई सोरेन एक नया उदाहरण है, 2-3 महीने में पता चल जाएगा चंपई सोरेन भी किस प्रकार से एक गरम, कहते हैं ना, हॉट पोटैटो की तरह छोड़ा जाता है जब हाथ में उसको पकड़ा नहीं जाता। चंपई सोरेन का भी शायद वही होने वाला है।
झारखंड की जनता से अपेक्षा है कि वो हेमंत सोरेन का साथ देते हैं, जो 7 महीने जिन्होंने जेल में रहना स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग नहीं किया, या वो चंपई सोरेन जिनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाया था और उन्होंने पार्टी बदल के अपनी एक जो आदिवासी परंपरा नहीं है उसको दिखाया। देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। जय संविधान।